आखिर मेरे दोस्त ये न्याय या जस्टिस का मतलब होता क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसका मीनिंग जानेंगे, स्पेशली जो बच्चे भी प्रोग्राम में हैं, ऑनर्स में हैं और किसी भी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, स्पेशली एनओएस में हो या सीबीएसई में हो, 11th में हो या 12th में हो, प्लस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बात करते हैं जस्टिस का मतलब होता क्या है। सिंपल बताएं, देखो यार, इक्वलिटी और जस्टिस दोनों ही अलग चीज़ है, लोग इसको जोड़ कर देखते हैं। देखो, जस्टिस जो वर्ड है ये हम इसको एक वर्ड में या एक डेफिनेशन में इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम पॉलिटिक्स को एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते, सेम जस्टिस है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इक्वलिटी और जस्टिस दोनों अलग कैसे हैं। ये देखिए, ये कंडीशन है इक्वलिटी की। जब हम बात करते हैं, जब रिसोर्सेस को इक्वली सब में बांट दिया जाए तो बात करते हैं हम इक्वलिटी की। ये देखिए, 3 लोग हैं, लेकिन तीनों लोगों को जो हमें रिसोर्सेस बांटा है वो इक्वल बांट दिया। ये देखिए, इसका भी इतना ही बड़ा रिसोर्सेस है, इसका भी इतना बड़ा, इसका भी इतना ही बड़ा। लेकिन इस इक्वलिटी की वजह से क्या इन तीनों के साथ जस्टिस हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि ये देखो भाई, ये बंदा देख ही नहीं पा रहा, ये बंदा तो देख पा रहा है लेकिन इसको भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। इस रिसोर्सेस का अच्छे तरीके से यूटिलाइज सिर्फ ये बंदा कर पा रहा है। ये बात तो हो गई इक्वलिटी की, लेकिन हम बात करते हैं किसकी? जस्टिस की। तो जस्टिस ये कंडीशन को कहते हैं हम। जैसे ये देखिए, अब इसके साथ क्या हो रहा था इस कंडीशन के अंदर, और इसको देखो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ उस व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार करो जो उसके लिए अच्छा हो। ये देखिए दोस्त, इसके रिसोर्सेस को, यानी कि जो कैपेबल है उसके रिसोर्सेस को भी उसको दे दिया गया जिसके पास नहीं है। अब देखो, ये कंफर्टेबल है, ये भी कंफर्टेबल है, ये भी कंफर्टेबल है। ये इसको कहते हैं जस्टिस की कंडीशन। आई होप मैं कहना क्या चाहता हूं अब आप ये समझ गए होंगे। तो जस्टिस को आज हम डिफाइन करेंगे। देखो, जैसे हम अपनी गली वली में, रोडों पे, सड़कों पे लोग कहते नहीं फिरते, अरे इसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है यार, इनजस्टिस हो रहा है, इसके साथ न्याय नहीं हो रहा, इसके साथ न्याय नहीं हो रहा, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये हो गया आम बोलचाल की भाषा। जब ये आम लोग कहते हैं उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। लेकिन जब यही बात पॉलिटिकल साइंस के अंदर आती है कि न्याय को हम डिफाइन करें, तो जब पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो न्याय को या जस्टिस को डिफाइन करते हैं उसको पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है, और पॉलिटिकल थिंकर के विचारों को थॉट्स कहा जाता है। इट मींस जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करे उसको कहते हैं राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर। और पॉलिटिकल थिंकर के जो विचार हैं, जो उसने थॉट्स अपने दिए हैं, उसको थॉट्स कहते हैं, उसके व्यूज कहा जाता है। वैसे ही बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने व्यूज दिए हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटी। जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे आप देखते भी जाओगे। आज हम देखने वाले जस्टिस का मतलब। ये तो सिंपल एक इंट्रोडक्शन सा हुआ, आपको मोटिव समझाना चाहता था मैं कि जस्टिस का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। एक्चुअल मीनिंग होता है जस्टिस का सेटिस्फैक्शंस, उसको वो मिलना चाहिए जो उसके लिए बेहतर हो, है ना, जो उसके लिए बेहतर हो। ये कि नहीं इक्वलिटी में रिसोर्सेस बांट दिया जाए और इस तरीके से उस बंदे के साथ इस बंदे के साथ जस्टिस तो हो ही नहीं पा रहा था। जस्टिस ये वाली कंडीशन कहलाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि जस्टिस कहते किसे हैं। चलिए अब देखते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर थोड़ा और घुसते हैं। कभी भी जब टॉपिक को आप लिखने वाले हो एग्जाम्स के अंदर या किसी भी चीज़ को, तो हमेशा पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल थिंकर से स्टार्ट की जाती है। पहले इंट्रोडक्शन, देन पॉलिटिकल थिंकर से। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आएंगे। ये देखिए, ये प्लेटो है, ये आपका एरिस्टोटल हो गए हैं, ये आपके कौन, जॉन रॉल्स हो गए, है ना, जॉन रॉल्स, ये आपके रॉबर्ट नोजिक हो गए। एक एक करके इन सभी ना कहीं क्या जस्टिस को डिफाइन करने की कोशिश करी है, और इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे कि हम बात करें प्लेटो और एरिस्टोटल की, तो ये दोनों बात करते हैं जस्टिस जो है ये प्रोपोर्शनेट जस्टिस है, यानी कि इन्होंने जस्टिस को या न्याय को किसके साथ, आनुपातिक न्याय, यानी कि जस्टिस को इन्होंने प्रोपोर्शनेट जस्टिस कहा है। इसका मतलब ये होता है कि इक्वल के साथ इक्वल करो, और जो असमान लोग हैं, जो अनइक्वल लोग हैं, उनके साथ अनइक्वल व्यवहार करो, यानी कि असमान व्यवहार करो। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, प्लेटो और अरस्तु को मतलब ये कहना है कि न्याय तभी एक व्यक्ति के लिए अच्छा होगा जो जिसके लिए योग्य है उसको वो दो, और जो जिसके लिए योग्य नहीं है उसको वो मत दो। इसका मतलब अगर जिसको बांसुरी बजाना नहीं आता उसको बांसुरी दे देंगे तो उसको क्या फायदा। तो बांसुरी उसी को दो जिसको बांसुरी बजाना आता है, शासन या देश उसी को चलाने दो जो शासन या देश को चलाना जानता है। ये कहना है प्लेटो और एरिस्टोटल का। तो ये किसकी बात करते हैं, प्रोपोर्शनेट जस्टिस का, आनुपातिक न्याय का बात करते हैं। वहीं आता है जॉन रॉल्स। ये क्या कहते हैं, जॉन रॉल्स कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर 3 चीजों को देख के जस्टिस को डिफाइन किया जा सकता है। जस्टिस को डिफाइन किया जा सकता है, स्पेशली बता रहा हूं मैं।
और कैसे ये बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, जो जॉन रोल्स का यहाँ पे कहना है, जॉन रोल्स क्या कहते हैं, ये देखिए ये रहे भाई जॉन रोल्स। जॉन रोल्स कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यानी कि क्या क्या होना चाहिए जस्टिस को डिफाइन करने के लिए, तभी हम जस्टिस कहेंगे। ये बोलते हैं सभी को लिबर्टी मिलना चाहिए। पहली बात क्या, ये बोलते हैं सभी को लिबर्टी मिलना चाहिए, है ना, जो कंडीशन मेरे को है एज अ हेल्थी ह्यूमन के बीइंग में, और वैसी कंडीशन आपको मिलना चाहिए। मैं भी हेल्थी हूँ, आपको हेल्थी है, ना विशेष राइट आपको मिले, ना विशेष राइट्स मुझसे मिले, इक्वल है सब, यानी कि इक्वल लिबर्टी मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये बात करते हैं कि सभी को वही अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए बिना किसी भेदभाव के। एंड जो थर्ड ये बात करते हैं रीएलोकेशन ऑफ इनकम। किसकी बात करते हैं ये, रीएलोकेशन ऑफ इनकम। इसका मतलब ये होता है कि पहले रिसोर्सेस को उनमें सबसे ज़्यादा दो जो गरीब से भी ज़्यादा गरीब है, यानी कि ये मिनिमम को मैक्सिमम देने की बात करते हैं। सपोज दैट, मान लो एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें लोग गरीब हैं, लेकिन उस कम्युनिटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है, उनको ये ज़्यादा रिसोर्सेज देने की बात करते हैं। पहली बात ये करते हैं रीएलोकेशन के अंदर। एंड सेकंड बात ये करते हैं कि ये जो जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, जो अमीर है, उनसे पैसा टैक्स के रूप में लो और गरीबों में बांट दो। इसको बोलते हैं क्या, रीएलोकेशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये है जॉन रोल्स के 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, 1971 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी एक पुस्तक आई थी, उसके अंदर इन्होंने डिफाइन किया था ये। तो ये बात होगी जॉन रोल्स की। ठीक है, इसको ही रोल्स की जस्टिस थ्योरी कहा जाता है। ये है रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक ने क्या किया, इसने 2 थ्योरी दिए जस्टिस के डिफाइन करने के लिए। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, जैसे हम लोगों का मानना अपना अलग अलग है, इनका भी अलग अलग रहा। इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी में इन्होंने ये कहा कि जो इंसान अपने इतिहास में जिन्होंने मेहनत करी है उस हिसाब से, यानी कि इतिहास में किए गए कामों को आज प्रेजेंट में देखकर जस्टिस को जस्टिफाई करना। इसका मतलब ये हुआ, मान लो इतिहास में मैंने कुछ कमाया है, मैंने बहुत मेहनत करी है, और इतिहास यानी कल के मेहनत करने के कारण मेरे पे आज बहुत कुछ है, मेरे पे पैसा है, मेरे पे दौलत है, मैंने बहुत मेहनत करी है। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरा रिसोर्स जो है उसको छीन कर उसको और मैं दे दो, ये करो मेरा सब कुछ छीन लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इनका ये मानना है रॉबर्ट नोजिक का। क्यों? क्योंकि मैंने कल बहुत मेहनत करी है, उसका फल मुझे आज मिल रहा है। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल थ्योरी। ठीक है, तो जो मेरे पास आज है उसको और सिक्योर करो, यही आपका जस्टिस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको मैंने बहुत मेहनत से अर्न किया है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये एक्यूमुलेटिव थ्योरी। एक्यूमुलेटिव थ्योरी का मतलब ये होता है कि स्टेट को ऐसा कानून बनाए और जबरदस्ती ये कहे कि इसको मानो मानो मानो, तो कहीं ना कहीं ये एक थोपने जैसी बात हो जाएगी, तो ये जस्टिस नहीं होगा भाई। इस प्रकार से जस्टिस सभी थिंकर्स के लिए अलग अलग है। तो जितने भी मैं आपको यहाँ पे नाम दिखाया है अभी, रॉबर्ट नोजिक, जॉन रोल्स, ये सब क्या है दोस्त, ये सभी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। कोई थिंकर्स है, कोई फिलोसफर्स है ना। थिंकर्स वो होते हैं जो सिंपली किसी भी वर्ड्स को डिफाइन कर देते हैं। फिलोसफर वो होते हैं जो डिफाइन करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये टॉपिक को क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, क्लियर आप सभी को। तो थिंकर्स, फिलोसफर्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे अभी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसे थिंकर्स ने कहा। अब ये तो हम छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लिया कि अच्छा ये होता है जस्टिस का मतलब। हम तो ये सुनते आ रहे थे भाई कि जस्टिस का मतलब तो उसके साथ गलत हो गया, अरे नहीं उसके साथ ठीक होना चाहिए, उसके साथ ये गलत हो गया। देखो जस्टिस का मतलब सब कुछ अपने जैसा ही, सबके लिए अलग अलग इसका मीनिंग हो सकता है। अब मान लो अभी दोस्त मैं अभी घर में बैठा हुआ था, मेरे घर के अंदर क्या था ना कि मेरा भाई के लिए पापा मिठाई लेकर आया था, उसको मैं खा गया है, ये क्या जस्टिस हुआ ही नहीं हुआ? जल्दी बताओ। यानी कि किसी का भी हक मैंने मार लिया, ये इनजस्टिस कहलाया। तो न्याय का सीधा मतलब ये होता है जो जैसा डिजर्व करता है उसका वो हक मिलना न्याय कहलाता है। समझ में आ गया आप सभी को। तो वैसे ही प्लेटो और अरस्तु ने कहा, इन्होंने क्या कहा, जो इंसान अपने गुण के अनुसार काम करता है उसके लिए वो जस्टिस है, ये कहना है प्लेटो का। ठीक है, अगर आप अपने गुण से बाहर काम करते हो, गुण मतलब सिंपल आपकी एलिजिबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप करना चाहते हो वो आप करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो। हाँ, आप उस काम में अगर कोई आपका बाधा आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। कि कौन कह रहा है? ये प्लेटो कह रहा है। तो इनका कहना है जस्टिस का मतलब होता है जो इंसान अपने काम को अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कर पा रहा हो, उसके रास्ते में कोई दिक्कत ना आ रही हो। प्लेटो कहता है ऐसा। प्लेटो कहता है पता क्या, एक इंसान में 4 गुण पाए जाते हैं। एक होनी चाहिए बुद्धि, विजडम होनी चाहिए। एंड दूसरा क्या कहता है, ये संयम होनी चाहिए, संयम, इंसान में पेशेंस होना चाहिए। एंड तीसरा क्या कहता है, ये बोलता है तीसरे रूप में करेज होना चाहिए, इंसान में साहस होना चाहिए। एंड फोर्थ ये कहता है कि जस्टिस। तो इस प्रकार से ये 4
ऐसे एलिमेंट्स बोलता है इंसानों के जो वर्चू है, वर्चू मतलब जो वर्चुअल है, मतलब क्या सद्गुण है, ये इंसानों के गुण होने चाहिए, क्वालिटीज, उसके अपनी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो 4 याद रहे, संयम, विवेक, साहस, न्याय, जस्टिस, विजडम, क्रेज, सुवेरिटी। तो दोस्तों ये 4 इसने बताया है, आपको याद रखना है, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे प्लेटो क्या कहता है, एक ऐसी सोसाइटी जो जस्टिस पे बेस हो वही एक अच्छी सोसाइटी है, और राजा है वो भी जस्टिस पे बेस होना चाहिए, वो सभी के साथ न्याय करें। एक राज्य है वो भी जस्टिस पे बेस होना चाहिए। यानी कि प्लेटो ने चारों में से, अभी जो मैंने बताया उन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है, वो माना है जस्टिस को। ऐसा ही आपका है कौन, अरिस्टोटल ने जस्टिस को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। कैसे, यूनिवर्सल जस्टिस एंड दूसरा है पर्टिकुलर जस्टिस। एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में क्या होता है ये। तो दोस्त ऐसा ही ये रहे हमारे थिंकर्स, जैसा कि लोग आपस में बात करते हैं वैसे ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर थिंकर्स के अपने अपने व्यूज होते हैं। जब थिंकर्स के व्यूज अगर आप एग्जाम्स में इनके रेफरेंस के थ्रू आप लिखते हो तो एग्जामिनर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे भाई ये हो जाता है कंप्लीट, इन तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया। देखो दोस्तों, ये रहा आपका अरिस्टोटल, इसने क्या है कि यूनिवर्सल जस्टिस और पर्टिकुलर जस्टिस 2 पार्ट्स में बांट दिया है, और पर्टिकुलर जस्टिस में 2 पार्ट्स में बांटा गया है दोस्तों, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक आपका है कोरेक्टिव जस्टिस। तो एक एक करके बात करेंगे हम इनके बारे में, क्या इसका मीनिंग क्या होता है। तो दोस्त ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। तो जस्टिस को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। अब दोस्त हम एक्चुअल में मीनिंग जानते हैं, जस्टिस का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है, अभी तो दोस्त हमने थिंकर्स के व्यूज देखे और हमने अपनी तरफ से जान लिया। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। इंट्रोडक्शन में ही एक टॉपिक और आता है, जस्टिस वर्ड को समझेंगे कैसे हम। दोस्त, द वर्ड जस्टिस हैज बीन ओरिजिनेटेड, लैटिन वर्ड से निकला हुआ है ये जो वर्ड है ये जस्टिस, तो ये लैटिन वर्ड्स के जस से निकला हुआ है। ये लैटिन वर्ड के किससे, जस से बना हुआ है। और जस का मतलब क्या होता है, जस का हिंदी में भी जस ही कहेंगे, इंग्लिश में भी जस कहेंगे, ठीक है। और ये जस का मतलब होता है बॉन्ड। बॉन्ड इट मीन्स हम पूरे सोसाइटी में जो लोग हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंसान के प्रति कोई कभी अन्याय होगा, इसका कारण कोई दूसरा इंसान होगा। क्यों, क्योंकि हम सभी एक बॉन्ड है, हम सभी बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारे बीच में क्या एक क्लोज रिलेशनशिप होता है, हम पूरे इंसानों के बीच में। तो एक इंसान के साथ अच्छा होना, एक इंसान के साथ बुरा होना। तो जिसके साथ बुरा हुआ है, अब ये बुरा किस मायने में हुआ है ये भी हम जानेंगे, जिसको हम यहाँ पे इनजस्टिस कह रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे अन्याय कह रहे हैं। तो इस अन्याय का कारण कोई दूसरा इंसान है। क्यों, क्योंकि हम पूरे इंसान बंधे हुए हैं एक दूसरे में, बॉन्डिंग है हमारे बीच में, एक रिलेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं मीनिंग क्या है जस्टिस का। एक एक करके भी हमने देख लिया है ना। चलिए, अब थिंकर्स के व्यूज हम जानेंगे। थिंकर्स के व्यूज एग्जाम्स में लिखते हो तो बड़ा मजा आएगा टीचर को, ठीक है। चलिए, फर्स्ट व्यूज हम भी देखेंगे यहाँ पे सैलमोंट का। ये क्या कहता है कि जस्टिस मीन्स प्रोवाइड एवरीवन हिज शेयर, जिसका जो हक है उसको वो देना जस्टिस कहलाता है। कौन कह रहा है भाई, ये कह रहा है सैलमोंट। क्या सही कह रहा है, ये जजमेंट कर लेना भाई, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है यार। चलिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये क्या कहता है, प्लेटो क्या कहता है। चलिए प्लेटो को जानते हैं। ये देखिए, देखो ये वर्ड्स आपको सिंपल एज इट इज वर्ड लिखने पड़ेंगे एग्जाम्स के अंदर। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिखाऊंगा मैं, और इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों यहाँ पे भी देखते जाना, ठीक है। देखिए, जस्टिस इज अ क्वालिटी, ये बोलता है क्वालिटी है जस्टिस। मैंने क्या बताया था अभी, प्लेटो क्या कहता है, जो इंसान अपने गुण के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार काम करेगा, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। तो दोस्तों प्लेटो क्या कहता है, जो इंसान अपने अकॉर्डिंग टू क्वालिटी काम करेगा, अपने गुण के अनुसार काम करेगा, वही जस्टिस कहलाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जस्टिस इज अ क्वालिटी इन सिंपल, क्या कहता है, इन सिंपल वर्ड्स द मीनिंग ऑफ जस्टिस इज टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटीज हॉनेस्टली एंड नॉट टू इंटरफेयर इन क्या अदर एक्शंस। सिंपल मतलब क्या हुआ, एक इंसान अपना काम बिना इंटरफेयर के काम कर रहा है और अपने गुण के अनुसार काम कर रहा है, वो जस्टिस है। सिंपल है ना। अब मैं यहाँ पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस बनाने से मुझे कोई रोके ना। ऐसा नहीं है कि सरकार आके बोले कि तू क्यों पढ़ा रहा है, नहीं सिर्फ गवर्नमेंट टीचर ही पढ़ाएंगे, तू मत पढ़ा, नहीं तू ऐसा पढ़ा देगा तो सब समझ जाएंगे, तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। कोई इंटरफेयर ना हो भाई। मैं अपने तरीके से स्लाइड बनाऊंगा, मैं अपने वर्ड्स में पढ़ाऊंगा, मैं बुक से लैंग्वेज से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने ऐसा पढ़ाऊंगा, बच्चे समझ में आना चाहिए। बुक की लैंग्वेज जिंदगी भर पढ़ता है, पूरा घिसते आते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन आज पढ़ेंगे ऐसा कि समझ में आए। तो मेरी ये इंडिपेंडेंट है, मेरे साथ जस्टिस हो रहा है ना। क्यों, मुझे को रोक नहीं रहा, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप सब देख रहे हो। वैसे ही एक ऐसा काम जो इंसान करता हो
उसके रास्ते में कोई रुकावट ना रहा हो। बट याद रहे वो इंसान की क्वालिटी होनी चाहिए। वीडियो बनाना मेरा पैशन है तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी क्वालिटी है ये। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्लेटो समझ के आप सभी को जस्टिस किसे कहते हैं। चलिए देखो, जो आप ये पढ़ रहे हो तो प्लीज़ ये ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ रहे हो तो सिर्फ एग्जाम्स के मोटिव से, ये आपका प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं जस्टिस। ठीक है, तो आप इनको जरूर प्रैक्टिकली भी यूज करना है ना। जैसे कभी क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं तो अरे प्लेटो ने ये कहा था, अरे अरस्तु ने ये कहा था, तो बहुत सारे थिंकर्स के याद हो जाते हैं ऐसे करके, है ना। आप बीए में या फिर एमए में जाओगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो जस्टिस का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण का हुआ जस्टिस का मतलब, है ना। तो यहाँ पे बता दिए गए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स, ह्यूमन वेलफेयर, एथिकल कंसेप्ट, है ना। एंड ये सारे यहाँ पे बता दिए गए कंसेप्ट। दोस्तों आते हैं अपने हम मेन नोट्स के ऊपर, यहाँ पे समझते हैं। देखो सबसे पहले एग्जाम्स में आपको क्या करना पड़ता है, परिचय लिखना पड़ता है और टॉपिक का ब्रीफली इंट्रोडक्शन बताना पड़ता है। जैसे देखो इसमें क्या बताया, देखो राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में न्याय एक प्राचीन विचार है। आपको बताना है कि यूनान के एथेंस में प्लेटो, अरिस्टोटल, ये प्राचीन सारे थिंकर्स रहे हैं, हमारे एंशिएंट विचारक रहे हैं, थिंकर्स में फिलोसफर रहे हैं, ये जहाँ से निकल कर आए हैं सारे। ठीक है, अरस्तु का ही फादर माना जाता है पॉलिटिक्स का, है ना, याद रहे आप सभी को। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। याद रहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, मैं दोनों ही बच्चों को दिखाते चलूंगा, प्लीज़ पेशेंस रखना। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने क्या कहा है कि 4 चीज़ें इंसान में होनी चाहिए, जस्टिस, न्याय की भावना होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए, विवेक होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए और संयम होना चाहिए, यानी कि पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो न्याय का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह देना जिसका वह अधिकारी है। क्या समझ में आ गया? बस न्याय का मतलब हो गया, बस छुट्टी छुट्टी भाई है। अरे बहुत चीज़ अभी तो जानना आपको, क्यों? क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, इसमें हर एक वर्ड को बहुत गहराई से समझा जाता है। दिस मीन्स गिविंग टू ईच पर्सन व्हाट ही डिजर्व्स, जो वो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए, जिसका वो अधिकारी है उसको वो मिलना चाहिए, वो जस्टिस होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो आपका प्लेटो है, प्लेटो चाहता था ट्रू नेचर ऑफ जस्टिस का एस्टेब्लिशमेंट करना, जिसमें इसने 4 रूल्स बताए सोसाइटी के लिए, है ना, जो अभी आपको मैंने बताया। कौन कौन से बताया इसने? सिवियरिटी बताया आपका, है ना, विजडम हो गया, करेज हो गया एंड जस्टिस हो गया। तो 4 इसने बताया कि किस तरीके से एक इंसान में ये सारे क्या एलिमेंट्स होने चाहिए इंसान के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ये याद रखना है, ये तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हमने इंट्रोडक्शन की बात करी और सभी जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनके थॉट्स की बात कर ली। यही इतना आपको पहले इंट्रोडक्शन में ही लिखना होता है। ठीक है, ये समझ में आ चुका है आपको। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्या है, ये जो थ्योरी है जस्टिस को, इसको 2 टाइप्स में यानी कि 2 प्रकार से बांट दिया गया है। पहला है आपका प्रक्रियात्मक, दूसरा है तात्विक, प्रोसीडरल जस्टिस, है ना, या एलिमेंटल जस्टिस। 2 है, एलिमेंटल को और नामों से जाना जाता है, आप देख सकते हो, है। ठीक है, तो जैसे कि सब्सटेंटिव जस्टिस हो गया, इसको भी ये भी कहा, इस नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोसीडरल और एलिमेंटल का मतलब क्या होता है, जिसको जस्टिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, याद रहे। इंट्रोडक्शन के बाद आपको सेम यही बताना होगा। प्रोसीडरल आपका वर्ड है, प्रोसीडरल, इसका मतलब क्या होता है और एलिमेंटल का मतलब क्या होता है। अगर आपने लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म पढ़ा हुआ है तो टॉपिक को समझने में और आपको आसानी हो जाएगी। नहीं पढ़ा तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना उसको, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। देखिए प्रोसीडरल जो आपका ये है, ये पूरा जो थ्योरी है ये जुड़ा हुआ है लिबरलिज्म के साथ, यानी कि हिंदी में कहते हैं उदारवाद के साथ। जो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे उनको तो बहुत आसानी है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए बहुत आसानी है समझना का, इसको दिक्कत मत लेना। ठीक है, एलिमेंटल का मतलब होता है तात्विक, और ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? मार्क्सिज्म के साथ, मार्क्सवाद के साथ जुड़ा हुआ है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मार्क्सवाद के साथ। इट मीन्स मार्क्सिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है लिबरलिज्म के साथ। ठीक है, देखिए अब प्रोसीडरल का मतलब ये होता है कि एक कोई भी नियम बनाओ, कोई भी लॉ बनाओ, कानून बनाओ, और उस कानून के द्वारा इंसान को क्या मिल रहा है बस ये देखो, उसका परिणाम क्या निकला ये नहीं देखना है। ठीक है, तो उदारवाद का एक्चुअल में उदारवादी चाहती भी यही है, जो लिबरलिस्ट चाहते हैं। ये बोलते हैं कि बाजार को खुला छोड़ दो, जो इंसान के पास पैसा है, रिसोर्स है, वो इंसान आगे बढ़ जाएगा, और जो इस इंसान के पास नहीं है वो ऐसे ही भाई खत्म हो जाएगा। तो लिबरलिस्ट के कारण ही आज क्या हो रहा है,
अमीर और गरीब का ये जो खाई है ये बढ़ता जा रहा है। जब एंड में आके जॉन रोल्स आएगा, अब वो बताया कि नहीं यार, अब गरीब को अमीर से छीनो और गरीब में दो। हाँ, लेकिन अमीर से इतना मत छीन लो, है ना, ताकि मुर्गी से अंडा लेते 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 क्या करो, पूरी मुर्गी को ही काट दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि समाज से जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी सोसाइटी को यही लोग चला रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोसीडरल जो आपका जस्टिस होता है, इसका मतलब ये होता है कि लॉ सिंपल लागू करो, लॉ कोई सा भी लॉ इम्प्लीमेंट करो, और उस लॉ के इम्प्लीमेंट से लोगों को क्या क्या मिल रहा है, बस ये देखो, है ना। इसमें ये नहीं देखना होता कि इसका आउटकम क्या निकल के आया, उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया। ये कभी भी रिजल्ट की बात नहीं करते उदारवादी लोग, एंड यानी कि लिबरिस्ट लोग, जिसको हम प्रोसीडरल जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंटल जस्टिस। ये बात करते हैं तात्विक वाली, तात्विक तत्व, एक एक एलिमेंट्स पहुंचना चाहिए हर एक इंसान के पास। ये मार्क्सिस्ट वाले जो विचारधारा लोग हैं, सोशलिस्ट वाले, वो इनको फॉलो करते हैं। वो क्या कहते हैं कि कोई भी लॉ इंप्लीमेंट कर तो दिया, लॉ क्या क्या मिला, ये भी सही है, यहाँ तक भी सही है, लेकिन जो मिला उससे परिणाम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकला। इट मीन्स जब कोई भी लॉ या कोई भी रिसोर्सेस लोगों को बांटा गया, उसका फायदा कितने तक पहुंचा, उसका फायदा कितने तक पहुंचा, उसका परिणाम, इट में आउटकम देखना, रिजल्ट देखना। ये बात करते हैं एलिमेंटल जस्टिस वाले लोग। समझ में आ गया आप सभी को। तो प्रोसीडरल और एलिमेंटल, आपको दो चीज़ से उसको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, द जस्टिस कंसेप्ट फोकस ऑन द लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, और आउटकम। जस्टिस इज इंटरप्टेड बाय लुकिंग एट द रिजल्ट्स। ये किस पे बात करते हैं, ये रिजल्ट की बात करते हैं। अभी हमने बात करी बेसिक जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पड़ा है, कैसे, प्रोसीडरल और एलिमेंटल, ठीक है। हाँ, इसके और भी इंग्लिश के वर्ड्स हो सकते हैं, बट मैं इसको बेसिक वर्ड्स बता रहा हूँ। और हिंदी में कहते हैं प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया देखो, प्रोसेस देखो, है ना। और तात्विक में होता है कि उसका परिणाम भी देखो कि कहाँ तक लोगों को कितना फायदा हुआ है। समझ में आ गया सभी को। हाँ, अब इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि और भी इसको डिवाइड किया गया है, एक लीगल जस्टिस में और एक सोशल जस्टिस में। लीगल जस्टिस का मतलब ये होता है जिस भी देश के अंदर कोई कानून लागू किया गया है, यानी कि लॉ एंड जस्टिस में क्या रिलेशन है। इट मीन्स कोई भी कानून लागू किया जाता है जस्टिस को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। अब भाई कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसका मतलब सिंपल यही है, ताकि सभी को न्याय मिले, यही ना मतलब है भाई। लेकिन सभी लॉ, सभी कानून ऐसे नहीं होते जिससे कुछ लोगों को न्याय मिले। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर दोस्तों क्या होता है कि कोई भी कानून एक विशेष कम्युनिटी को देख के नहीं बनाया जाता है, वो कानून पूरे देश के लोगों को देख के बनाया जाता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ जो लिबरल कंट्री हो गया, लिबरल मतलब होता है उदार कंट्री, जो किसी भी रिलीजन्स वगैरह को नहीं देख के देश के इंटरेस्ट को देख के बनाता है वो, है ना, क्लियर है। तो लिबरल या डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा कानून बनाएगा जो सभी के लिए हो। इसके ठीक अपोजिट में कोई ऐसा कंट्री, मान लो इसमें कोई ऐसा कानून बनाया गया, किसी भी डेमोक्रेटिक या लिबरल कंट्री के अंदर कोई ऐसा कानून बनाया गया, और सेम यही कानून किसी एक ऐसे कंट्री में लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए जो कंट्री रिलीजन पे बेस है, रिलीजन पे बेस है, वैसा कोई भी कंट्री हो सकता है, तो उस कंट्री के अंदर वो कानून इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाएगा। कैसे, क्यों, क्योंकि वही कानून उस कानून के या उस देश के अंदर अन्याय कहलाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं फ्रांस का। अभी एक हालिया घटना है ये, तो फ्रांस पे कहना है, थोड़ा एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, है ना। देखिए, फ्रांस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बच्चे या आप थोड़ा अवेयर हो तो आपने ये घटना सुनी भी होगी। फ्रांस के अंदर, फ्रांस एक डेमोक्रेटिक और लिबरल कंट्री है। उस कंट्री के अंदर लोगों को मतलब कि फ्रीडम है सब चीज़ का, सभी को स्पीच का फ्रीडम होता है ना। और वहाँ पे राइट टू जो स्पीच है, वहाँ पे उसमें एक्सप्रेशन अपने व्यूज़ को कार्टून के रूप में भी किया जा सकता है। और हुआ ये कि वहाँ पे शार्लो अब्दी, आपको सुना होगा अपने, आ रही है ना, एक संगठन है, वो कार्टून बनाने का काम करती है। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का कार्टून बनाया गया और उस कार्टून की आपत्ति जताई गई। क्यों, क्योंकि वही चीज़, यानी कि कार्टून बनाना, आपको पता है कि इस्लाम धर्म के अंदर इसको अपमान माना जाता है, कार्टून नहीं बनाया जा सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कानून है वहाँ पे लिबरल और डेमोक्रेटिक होने की वजह से,
सिंपल है। लेकिन अब इसके वजह से, इस कानून के वजह से कि लोग कार्टून भी बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसके वजह से किसी दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही हुआ कि कोई भी एक कानून किसी दूसरे देश के या किसी दूसरे कम्युनिटी के लिए न्याय नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ। तो यहीं पे इसी वजह से क्या होता है कि जस्टिस का दोस्तों ये जो थ्योरी है या जो जिसके अंदर हम लीगल जस्टिस की बात करते हैं, इसमें ये बताया जाता है कि ये जो कोई भी कानून हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं या किसी भी देश के अंदर, एक लिबरल कंट्री है तो वहाँ पे चलता है, और कैसा कोई रिलीजन्स की बात आती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यही कानून फेल हो जाता है। समझ में आ गया आपको? यही बताना है कि ये जरूरी नहीं है कि एक कानून जो किसी लिबरल और डेमोक्रेटिक स्टेट में कोई भी कानून इंप्लीमेंट किया गया है वही कानून किसी रिलीजन स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट हो। लोकतांत्रिक राज्यों के लिए जो कानून ठीक है वही कानून जो धार्मिक राज्य है वहाँ पे वो कानून उल्टा हो सकता है। देखो, सामाजिक न्याय का मतलब होता है रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेशन करना, इस तरीके से बांटना ताकि जो जिसका हकदार है उसको वो मिले। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस की जब बात करते हैं तो उसमें उदारवादियों का जो लिबरलिज्म के लोग हैं उनका अपना अलग मानना है, सोशलिज्म के जो लोग उनका अलग मानना है। लिबरलिज्म का ये मानना है कि सोसाइटी के अंदर वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो कम से कम वो मिनिमम इंटरफेयर करेगी, है ना। उनका काम होगा सिर्फ लोगों को सिक्योर रखना, प्रोटेक्टिव रखना। बाकी जो सभी मार्केट कैसे चलेगी, सोसाइटी में क्या करना है, ये सब इंसान खुद अपने आप डिसाइड कर लेगा, तभी लोगों के साथ जस्टिस होगा। ये लिबरलिस्ट लोग मानते हैं। लेकिन जब मार्क्सिस्ट की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि सोसाइटी क्या करना है, कैसे करना है, ये सब स्टेट तय करेगी, और रिसोर्सेज का जो बंटवारा है वो भी सरकार करेगी। उतना ही बांटेगी सरकार ताकि सबको इक्वल मिल जाए और इंसान भी खुश रहे, सबके साथ जस्टिस हो। तो सभी थ्योरीज का अपना अलग मानना है। लेकिन जस्टिस की बात करते हैं हम सामाजिक रूप से, तो सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस का मतलब होता है सोसाइटी में रह रहे सभी लोगों के साथ इक्वल व्यवहार करना। इक्वल व्यवहार का मतलब ये होता है कि समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। जो इक्वल लोग हैं उनके साथ इक्वल व्यवहार करो, है ना, और जो थोड़े हैंडीकैप लोग हैं उनके साथ वैसा व्यवहार करो, है ना। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो जस्टिस है इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ कैसे, ये तो हमने देख लिया कैसे एंशिएंट पीरियड के अंदर प्लेटो, एरिस्टोटल, उसके बाद सारे थिंकर्स, जॉन रोल्स वगैरह, रॉबर्ट नोजिक, सभी थिंकर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो बहुत सारे थिंकर्स ने अपने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं एरिस्टोटल की। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि न्याय तभी होगा जब राज्य से जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसका सभी व्यक्ति के पास, सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो ये बेनिफिट्स ऐसा नहीं है जो पैसा मिलता है, नहीं, सभी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हो गए, सभी लॉज के फायदे सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। और जो स्टेट और इंसानों का जो रिलेशन है, स्टेट और नागरिकों का जो रिलेशन है वो सही होना चाहिए, जस्टिस हो जाएगा, है ना। सही का मतलब ये है कि स्टेट वो कर रही है जो लोगों के इंटरेस्ट में है, सभी लोग उससे सेटिस्फाइड है, ये आपको ध्यान रखना है। अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने दोस्तों जस्टिस को दो टाइप्स में बांट दिया। सबसे पहला यूनिवर्सल जस्टिस, है ना, एंड दूसरा है आपका पर्टिकुलर जस्टिस। ठीक है, यूनिवर्सल जस्टिस और पर्टिकुलर जस्टिस। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि एक ऐसा न्याय का थ्योरी होना चाहिए जो सभी के लिए ही लागू हो, सभी पे इम्प्लीमेंट होता हो। ये हो गया आपका यूनिवर्सल जस्टिस, है ना। तो एक ऐसा थ्योरी एक जो सभी पे लागू होता हो, चाहे वो इंसान यहाँ रहता हो, किसी और कंट्री में रहता हो। तो ये क्या होगा? ये नॉर्मली जो कॉमन सेंस में हम देख सकते हैं, एक इंसान होने के नाते जो मुझे मिल रहा है वही किसी दूसरे को भी मिल रहा हो, वही न्याय है। अब एक इंसान होने के नाते मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, तो मेरे को फंडामेंटल है मेरे लिए। तो जैसे राइट टू लाइफ, मैं इंसान हूँ, जीने का अधिकार मुझे किसी नागरिक ने दिया, मुझे भगवान ने बाय नेचर मिला हुआ है। ठीक है, तो राइट टू लिबर्टी हो गया, है ना, राइट टू लाइफ हो गया। तो ये सब बाय नेचर मिला हुआ है। तो दोस्त ये जब सबको मिलेगा तो कहीं ना कहीं जस्टिस है। पर्टिकुलर जो जस्टिस है उसको दो भाग में बांटा गया, यानी कि 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं हम। ये देखिए, ये किसके? एरिस्टोटल के द्वारा बांटा गया है टाइप्स ऑफ जस्टिस। सबसे पहला आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब किस चीज का डिस्ट्रीब्यूट करना? बेनिफिट्स और बर्डन्स का, यानी कि बेनिफिट्स भी देना, साथ ही जो काम वगैरह है, जो ड्यूटीज वगैरह है, ये सब देना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिट्यूटिव जस्टिस।
इसमें क्रिमिनल जस्टिस की बात आती है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट जो हमारा जो थ्योरी आता है एग्जाम्स के अंदर वो आपका इम्पोर्टेंट है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, इसका मतलब होता है वितरणात्मक न्याय। क्या होता है इसका मतलब? वितरणात्मक। क्या होता है इसका मतलब? वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय। डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? इट मीन्स वितरण मतलब होता है बांटना। क्या बांटना है? इसलिए द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द क्वेश्चंस ऑफ हाउ द बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ आवर लिव्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट। उसको कैसे करना है, यहाँ पे ये देख के डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाती है कि हर एक इंसान को उसका वो हक मिलना चाहिए और इक्वल व्यवहार करते हुए, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट करते हुए उसका वो हक मिले जो वो चाहता है, जो वो डिजर्व करता है, हर ड्यू। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ये देखते हुए बांटना चाहिए। और क्या बांटना है? बांटना है इनकम, वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज। ये तीन चीज बांटने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात चली। ये बात करने की बात कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरीज है ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा दी गई है? एरिस्टोटल के द्वारा। अब टू हुम आर गुड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब किसको देना है? इंडिविजुअल पर्सन्स को बांटना है, ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स एंड क्लासेस। तीन चीज़ों में ये डिवाइड करना है और मेनली यही सोसाइटी के हमारे पार्ट्स भी हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात आती है कि ये जो हम बांटेंगे ये किस बेस पे बांटेंगे? क्या किसी को उठा के किसी को भी दे देंगे? ऐसे नहीं, इसका एक बेस बताया है और ये बेस अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। देखते हैं। देखो, इक्वलिटी के बेस पे बांटेंगे, जो अमर्त्य सेन कह रहे हैं। अमर्त्य सेन दोस्तों एक इकोनॉमिस्ट है और इन्होंने बताया कि जो रिसोर्सेज को हम एलोकेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम इक्वलिटी को देख के करेंगे, सभी में इक्वल बांटेंगे। नेक्स्ट बंदा आता है हिलेल स्टेनर। ये क्या कहता है कि नहीं, हम मेरिट को देख के बांटेंगे। मेरिट को देख के बांटने के बाद एरिस्टोटल ने भी कही है, याद रहे एरिस्टोटल ने ये कहा है कि लोगों को उसके योग्यता के अनुसार उसको वो बांट दो, उसको वो दे दो ताकि वो अपना विकास कर सके। वही चीज़ उसके लिए जस्टिस होगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको एग्जांपल दिया था कि जिसको बांसुरी बजाने नहीं आती उसको बांसुरी दे दिया जाए तो उसके लिए क्या फ़ायदा। ऐसे ही जिसको देश चलाना नहीं आता उसको देश चलाने के लिए दे दिया जाए तो ये जस्टिस नहीं होगा। योग्यता के आधार पर उसको संसाधन बांटना। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है एरिस्टोटल के द्वारा और हिलेल स्टेनर के द्वारा। तो इसमें आप एरिस्टोटल का नाम रखना अच्छा रहेगा। फ्री मार्केट ट्रांजैक्शन, ये बात करता है नोजिक। नोजिक क्या कहता है कि जस्टिस तभी होगा जब मार्केट में फ्री ट्रांजैक्शन हो, स्टेट कोई भी इंटरफेयर ना करे, सप्लाई और किस पे, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेस पे प्राइस का डिटरमाइन होना चाहिए। स्टेट प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा ये तय नहीं कर सकता। मार्केट पूरी फ्री है। मार्केट के अंदर किसी भी गुड्स का, किसी भी वस्तु का प्राइस कितना होगा ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई तय करेंगे, ना कि स्टेट तय करेगी। इसलिए ये बोलता है नोजिक कि स्टेट कम से कम काम करे, स्टेट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हाँ, जरूरी पड़े, बहुत ज़्यादा जरूरी पड़े तो ही इंटरफेयर करेगा स्टेट, अदरवाइज स्टेट का इंटरफेयर नहीं होगा। यही कंडीशन जस्टिस कहलाती है। क्यों? जब स्टेट का इंटरफेयर होता है तो उस कंडीशन के अंदर लोगों की जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उस पर खतरा आ जाता है। ये नोजिक का कहना है। तभी एक कंट्री के अंदर लोगों को क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा। अब हम आते हैं मिडिएवल पीरियड के अंदर। मिडिएवल मतलब ये होता है मध्यकालीन, जिसमें क्या होता था? राजाओं का शासन हुआ करता था। पूरी यूरोप के अंदर, भारत के अंदर भी खासकर बताऊं, है ना, जैसे कि भारत के अंदर मुगलों का शासन हो जाए, राजा का शासन हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं तो जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो पूरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो न्याय को धर्म के साथ जोड़कर देखा गया था। इसका मतलब ये हुआ न्याय तभी होगा जब सभी लोग धर्म का पालन करेंगे तो सबके साथ न्याय होगा। लेकिन इस धर्म के आड़ में लोगों को किस तरीके से अंधकार में रखा गया, इसलिए मिडिएवल एज को डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है, अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे ही अंधकार युग खत्म होता है, क्यों, रेनेसां आता है ना। रेनेसां मतलब होता है पुनर्जागरण काल, लोगों फिर से बुद्धि दी जाती है। 14-15 सेंचुरी की बात है, पुनर्जागरण काल आता है, धर्म में रिफॉर्म किया जाता है। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा प्रोटेस्टेंट एक अलग ही कैटेगरी बना दी जाती है। प्रोटेस्टेंट धर्म पता सुना होगा आपने, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो ईसाई धर्म है उनका दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। कैथोलिक
बहुत ज़्यादा करप्शन में लिप्त पाए गए, बहुत ज़्यादा करप्शन, लोगों को अंधकार में रखना, इसका ही विरोध किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा। जिन्होंने अपोज किया वो कहलाए प्रोटेस्टेंट। तो इस तरीके से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में पूरा ईसाई धर्म का डिवाइड हो गया, यानी कि बट गए। ठीक है, तो मिडिएवल पीरियड के बाद जैसे ही इंसानों ने बुद्धि अपने विकास करना स्टार्ट किया, और जितने भी ये जब थिंकर्स है ना, ये इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से बुक्स निकालने स्टार्ट किए। 1556 में सबसे पहले जर्मनी के गुटेनबर्ग में बुक का छपना, सबसे पहले बाइबल का छपना, उसके बाद छपाई खाने का आविष्कार, इन्वेंशन हो जाना, लोगों के पास बुक्स पहुंच जाना, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, बुद्धि का अपने आप विकास हो गया, प्रचार प्रसार होना स्टार्ट हो गया, इंसानों के व्यवहार में चेंज आ गया और इंसान पहुंच गया आधुनिक काल के अंदर। आधुनिक काल की एक विशेष बात यह है कि पॉलिटिक्स से रिलीजन्स को अलग कर दिया गया। अब इसके अंदर जब इंसान आता है दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, आधुनिक पीरियड के अंदर, मॉडर्न पीरियड के अंदर लिबरलिज्म की बात की जाती है। लिबरलिज्म की दोस्त सबसे जो खास बात है वो है लिबर्टी और इक्वलिटी। ये लिबर्टी और इक्वलिटी की बात करते हैं जो लिबरलिस्ट लोग हैं, उदारवादी जो है, इनका बहुत बोलबाला हो गया। और इसी के साथ पूरी सोसाइटी ने ट्रेड, यानी कि पूरा कंट्री जो है आपकी पूरी विश्व के अंदर व्यापार विकार होने स्टार्ट हो गए, ट्रेड हो गया, और इस तरीके से पूरी दुनिया में इंपीरियलिज्म फैलना शुरू। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, एक कंट्री दूसरे कंट्री गुलाम बनाने स्टार्ट करते हैं। अब इससे हुआ ये कि देशों के अंदर गुलाम बनाने के लिए एक महाशक्ति किसी और देश को गुलाम बनाती, साम्राज्य अपना बनाने के लिए सभी देशों ने फैलना, वेस्टर्न कंट्री ने खासकर ऐसा स्टार्ट कर दिया, जिसमें ब्रिटेन सबसे आगे निकला। दुनिया के तमाम कंट्रीज में ब्रिटेन ने राज किया, ये सब हम जानते हैं। तो इसी होड़ में होता है स्टार्ट का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है औद्योगिक क्रांति। अब इस औद्योगिक क्रांति के कारण जो इंसान कैपिटलिस्ट था, पैसा वाला, पूंजी वाला, वो तो काफ़ी आगे बढ़ा, और जो बेचारा लेबर वर्कर रह गया वो गरीब हो गया, और वही पैसे वाला इंसान उस वर्कर का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन करता। यहीं से इनजस्टिस के कारण एक नई थ्योरी निकल कर आती, जिसका नाम था मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स बंदा जर्मनी का रहने वाला था, 1818 में उसका जन्म हुआ था। 1848 में इसकी 2 बुकें आई, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1851 में आई। इस तरीके दोस्तों इसको जो बुक्स आई इसमें बताया ये कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक अन्याय का युग चालू हो गया, जिसमें एक ऐसा क्लास पैदा हुआ जिसने सेकंड क्लास का शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट हुआ। एक क्लास पुअर और एक क्लास रिच, 2 क्लास में दुनिया डिवाइड हो गई। ये कहा कार्ल मार्क्स ने। तो उदारवाद और कार्ल मार्क्सवाद कैसे आए, समझ गए आप सभी को? हाँ, तो न्याय को स्वतंत्रता और अधिकार से जोड़कर उदारवाद ने देखना स्टार्ट किया, है ना। और इस तरीके से राज्य जो है वो किसी से भी उसका अधिकार नहीं छीनेगा, ये बात कही गई। और उदारवादी ने ये कहा कि स्टेट जो है वो लोगों से उसका लिबर्टी और इक्वलिटी का राइट छीनता है, इसलिए स्टेट का जो रोल होगा वो मिनिमम होगा, मैक्सिमम काम लोग खुद करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे चल के मार्क्सवादी न्याय की अवधारणा की। मार्क्सवादी ठीक उदारवादी से बिल्कुल ही अपोजिट है। इसका ये मानना है कि सोसाइटी में जस्टिस तभी होगा जब सभी जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपति, बिजनेसमैन, इनको ख़त्म कर दिया जाए, स्टेट को ख़त्म कर दिया जाए। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के हाथ में आ जाए, बैंक, इंडस्ट्री, सब कुछ स्टेट के हाथ में हो, स्टेट कंट्रोल हो, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं वो उस पर स्टेट का कंट्रोल हो। ये चाहते हैं मार्क्सिज्म। इसके ठीक अपोजिट चाहते हैं लिबरलिज्म वाले कि सभी जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वो किसके, प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में ना हो। लेकिन मैक्सिमम लोग चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मार्क्सवाद चाहता है किसमें, पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकार के पास हो सब कुछ, सरकार सबको डिसाइड करेगी और सभी रिसोर्सेज सरकार सबको बांटेगी, यानी कि स्टेट सबको बराबर बांट देगी, इससे न्याय होगा। तो मार्क्सवाद और उदारवाद, लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, अपनी अलग अलग विचार है न्याय को लेकर। तो उदारवाद चाहते हैं कि स्टेट का रोल कम से कम होगा तो लोगों के साथ, सभी के साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। लेकिन मार्क्सवाद का कहना है कि नहीं, स्टेट को ही ख़त्म कर देंगे हम, स्टेट पे अमीर लोगों का हाथ रहता है। स्टेट मतलब सरकार अमीर लोगों के कहने पे चलती है, इससे क्या होगा, लोगों के साथ अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का अपना ही अलग अलग कहना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, समाज में समानता एक्चुअल में तभी आएगी जब पूंजीवाद खत्म हो, समाज में शोषण खत्म हो, एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो। ये कौन कहता है, ये कहता है मार्क्सवाद, सोशलिज्म वाले लोग। सोशलिज्म मार्क्सिज्म इक्वल है,
बहुत हर से समझना मत कि नहीं ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ आ गया, है ना। आगे वाले वीडियोस में देखते जाना, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सभी कुछ क्लियर कर लिया है। अब एक मेन थ्योरी बचता है हमारा, वो बचता है कौन सा, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। जॉन रॉल्स, इसने एक अलग ही तरीके से न्याय का सिद्धांत दिया। अभी तक देखा हमने किस किस लोगों ने क्या कहा, न्याय का मतलब क्या हुआ। अब यह है जॉन रॉल्स, इसकी बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या नाम है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। दोस्त इसकी ये जो बुक है, ये बुक आई थी इसकी कब, 1971 में इसकी ये बुक आई थी। और इस बुक के अंदर इसने ये कहा कि सोसाइटी के अंदर अगर जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट करना है, जस्टिस की स्थापना करनी है, न्याय की स्थापना करनी है, तो इसने 3 सिद्धांत दिए। इन 3 सिद्धांत को फॉलो करो, जस्टिस का स्थापना हो जाएगी। किसकी, जस्टिस की स्थापना हो जाएगी। 3 सिद्धांत फॉलो करो। अब ये 3 सिद्धांत कौन से हैं, इससे पहले ये एक अलग ही कंडीशन देता है, जिसको कहते हैं ज्ञानता का आवरण। ज्ञानता का आवरण, कवर ऑफ इग्नोरेंस। हम एक पर्दे के पीछे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जस्टिस किसे कहते हैं। दोस्त यहाँ पे कहता है कि हम एक पर्दे के पीछे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे होने के बावजूद, पर्दे के पीछे मतलब कि हम बिल्कुल ही उस स्टेज के अंदर हैं जब इंसान का जन्म हुआ। हम बिल्कुल ही पर्दे के पीछे हैं। हमारे पास लेकिन बुद्धि है, विवेक है, विजडम है हमारे पास। हमें ये पता है कि जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस कहते किसे है। हमें ये पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या गलत है। मेरा अपना इंटरेस्ट मुझे पता है। ये हम पर्दे के पीछे हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई फैमिली, परिवार, कुछ भी नहीं है। हम पर्दे के पीछे, हम कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। लेकिन जैसा ही पर्दा हटता है, तो इस पर्दे के पीछे की कंडीशन को कवर ऑफ इग्नोरेंस के नाम से जाना जाता है, अज्ञानता का आवरण कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान, जैसे पर्दा हटा तो हमने 3 चीज़ की डिमांड करी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, अलग अलग तरीके से लोग आ गए, अमीर लोग, गरीब लोग, कोई इस कम्युनिटी का, कोई इस कम्युनिटी का। तो इस तरीके से सोसाइटी में न्याय की स्थापना, जस्टिस के इस्टेब्लिशमेंट तभी हो पाएगा जब 3 राइट्स हम देंगे। जब अज्ञानता के आवरण, जब इंसान पर्दे के पीछे था, तो उसको इन चीज़ों की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि वो पर्दे के पीछे है, इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए। ये एक इमेजिनेशन है इस जॉन रॉल्स की, कि जहाँ पे इंसान बिल्कुल ही इक्वल है, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, उसके पास जस्टिस पता है कैसे करते हैं, है ना, उसके पास दिमाग है, बुद्धि है, ये सब उसके पास है, लेकिन कोई परिवार, फैमिली कुछ भी नहीं, सब इंसान इक्वल है। एक इमेजिनेशन इस बंदे का। लेकिन जैसे ही आगे आते हैं, पर्दा हटता है, हमें राइट चाहिए होते हैं ताकि जस्टिस मिल सके। यही होता है आप सभी का जस्टिस का थ्योरी। अब इसने वो कौन से 3 सिद्धांत दिए हैं, 3 थ्योरी दिए हैं जिसको जस्टिस के अंदर माना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जस्टिस थ्योरी ऑफ जॉन रॉल्स। चलिए अब जानते हैं हम इसके 3 थ्योरी कौन से हैं। 1971 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस है, न्याय का सिद्धांत, इसके एक बुक आई थी। उसके अंदर दोस्तों इसने सारी ये बातें कही है, ठीक है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, ठीक है। उस बुक के अंदर दोस्तों ये सारी बातें कह रहे हैं। अब इसके 3 सिद्धांत है। इंसान गलत और सही में, अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, इसमें अंतर करना वो जानता है। इसलिए सभी इंसान को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। अब जस्टिस सोसाइटी में लाने के लिए 3 सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, ये कहना है जॉन रॉल्स का। पहला, सभी को, यानी कि इसने एक सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी का। ये हुआ स्वतंत्रता का सिद्धांत। सभी को, जो भी सोसाइटी में इंसान रह रहे हैं, ये पूरे समाज में इंसान रह रहे हैं, उन सभी को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, तभी सभी को जस्टिस मिलेगा। अब ये स्वतंत्रता किस बेस में हो, पॉलिटिकल लिबर्टी, है ना, इकोनॉमिक लिबर्टी, रिलीजन्स की लिबर्टी हो, ये सभी लिबर्टी है। सिंपल आज़ादी मेरे को हो, मैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, है ना, मुझे अधिकार हो कि मेरा देश का नेता कैसा हो, ये सब है ना। एंड इकोनॉमिक में मैं किस काम को करूँ, मैं कौन सा धंधा करूँ, मेरी ऑक्यूपेशन क्या हो, मेरा बिल्कुल राइट हो ये करने का। एंड रिलीजन में मैं कौन सा धर्म अपनाऊँ, मैं किस धर्म का पालन करूँ, ये मेरा पूरा राइट हो। तो ये बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी के अंदर कि लोगों को इस तरीके से लिबर्टी मिलनी चाहिए। पहला राइट ये हो गया इनका। एंड इस प्रकार ये सेकंड बात करते हैं
इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये बात करते हैं सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किस लिए? यानी कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए वही अवसर मिले जो किसी दूसरे बंदे को मिल रहा है। किसी को स्पेशल राइट्स ना मिले, प्रिविलेज ना मिले, है ना, ताकि एक इंसान पीछे रह जाए और एक इंसान आगे बढ़ जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है आपका। एंड ये थर्ड बात क्या कहते हैं? थर्ड ये कहते हैं, तीसरा जो आपका पॉइंट है, 3 बताया था ना मैंने आपको 3, तीसरा कहते हैं ये रीएलोकेशन। किसकी बात करते हैं? रीएलोकेशन ऑफ इनकम। रीएलोकेशन ऑफ इनकम यानी कि आय का पुनर्वितरण। आय का पुनर्वितरण, जो इनकम है उसको फिर से बांटना है। थर्ड वाले में 2 प्रिंसिपल फिर से दे दिया। क्या कहा इन्होंने? कि सोसाइटी के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा कि सोसाइटी में जो सबसे गरीब है, सोसाइटी में जो सबसे पुअर है, उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, मान लो इस सोसाइटी के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, है ना, इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन इधर के लोग गरीब सारे हैं, लेकिन इधर के लोग कुछ ज़्यादा ही गरीब हैं, तो इनके मुकाबले में इनको ज़्यादा मिलना चाहिए। ये बोलता है कि मिनिमम को मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है, पहले में। और दूसरे में ये कहता है कि जितने भी अमीर लोग हैं उन पे ज़्यादा हैवी टैक्स लगाओ और उनके टैक्स लेके गरीब में क्या करो? रीएलोकेट करो, उनके इनकम को गरीबों में बांटो। और ये कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि ज़्यादा हैवी टैक्स ना लगाया जाए, ताकि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, है ना, उनकी जो प्रोडक्टिविटी, जो क्षमता है वो घट जाए, है ना, और देश में उत्पादन कम होने लग जाए, ऐसा ना हो, है ना। हम मुर्गे से अंडा निकालने के लिए हम पूरे मुर्गे को नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहते हैं ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इनका 3 सिद्धांत। पहला क्या रहा? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, सभी को पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक का, रिलीजन्स का, है ना, इस तरीके से लिबर्टी मिलना चाहिए। यानी कि ये लिबर्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों, है तो ये लिबरलिस्ट भाई, तो जाहिर सी बात है लिबर्टी की बात करेंगे। सेकंड ये बात किसकी कर रहे हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये सभी को एक समान व्यवहार करने की बात कर रहे हैं दोस्तों। एक ये क्या कहते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये कहते हैं सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को एक समान अवसर मिले। ठीक है, हाँ, लेकिन थर्ड वाले पॉइंट के अंदर इस समान अवसर को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। कैसे? ये बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ इनकम। पैसे को फिर से बांटना है, और पैसे को फिर से बांटने के लिए 2 प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है, 2 मेथड अपनाना है आपको। कौन कौन से? पहला मेथड ये होगा कि सोसाइटी में लोग गरीब हैं, है ना, और जो गरीबों में सबसे गरीब है उसको ज़्यादा देना है ना। एंड सेकंड वाले पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि अमीर लोगों पे, जो पैसे वाले लोग हैं, उन पर हैवी टैक्स लगाओ और गरीबों में बांटो, लेकिन वो टैक्स इतने हैवी ना हो ताकि वो जो बिजनेसमैन है उनकी जो प्रोडक्टिविटी क्षमता है वो घट जाए, है ना, वो अपने प्रोडक्शन में ठीक से करे, इतना ही टैक्स उन पे लगाओ और उनसे पैसा लो और गरीबों में बांटो। ये 3 प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखना है, एग्जाम ध्यान रखना। जस्टिस थ्योरी ऑफ जॉन रॉल्स, ठीक है, 1971 में ये बुक आई थी, इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें इन्होंने ये सारी बातें कही थी कि जॉन रॉल्स का जो थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। अब किसके द्वारा किया गया आपको ये भी बताना होगा और क्रिटिसाइज भी करना होगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला ब्रायन बेरी, इसने जॉन रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना करी है। न्यूनतम सुविधा वाले समूह की पहचान कैसे होगी? अभी तो इसने ये तो बता दिया कि सोसाइटी में जो गरीब है ना, और जो गरीबों में सबसे गरीब है उसको ज़्यादा देना है। अब ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये किसको देंगे भाई? तो ये ढूंढना कि किस कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा गरीब है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसने कहा? ब्रायन बेरी। इसलिए ब्रायन बेरी ने ये कहा कि इस बंदे ने भांग चढ़ा के बोल दिया भाई कि जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसको गरीबों में बांट दो। है तो भाई कैपिटलिस्ट ली है, आपको पता है कि राशन तो भाई गरीबों को मिलता है, जो राशन नहीं लेने लायक है भाई वो तो भाई फुल पैसे वाला है बंदा, वो भी राशन लेता है। एक एक बहती गंगा में हाथ धो लो भाई, फ्री का माल है बटोर लो, तो ये खासकर होता है। और इसलिए क्या कहते हैं कि ब्रायन बेरी ने ये कहा कि गरीबों में गरीब कौन है ये कौन पहचानेगा?
ये कौन पहचानेगा। इस बात पे इन्होंने इसकी आलोचना कर दी, ठीक है, क्रिटिसाइज किया ब्रायन बोरी ने, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी टेंशन ना ले। हैंड नेक्स्ट नॉर्मन बेरी। अब इसने क्या कहा, नॉर्मन ने ये कह दिया कि रोल्स का जो सिद्धांत है ना, ये उदारवादी पूंजीवादी के लिए सिद्धांत है बस, यानी कि जो भी इंसान है कैपिटलिस्ट लोग उनके लिए, अमीरों का सुख और गरीबों को दुख की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है ये। अब इसमें क्यों नहीं कर सकता, नॉर्मन बेरी ये कहता है, ये जो थ्योरी है ये सिर्फ उसे बिजनेसमैन के लिए दे रहा बनता है। ये तो ये क्या कहता है कि टैक्स लगाओ, है ना, और गरीबों में बांटो। और इसने एक बात वो भी कह दी कि टैक्स इतना मत लगाओ, है ना, ताकि समझ जाना, ताकि उसकी शक्ति घट जाए। इस बात पे इसने आलोचना कर दी, भाई उस पर टैक्स लगाओ तभी तो गरीबों में बांटेंगे हम, है ना। तो इस बात पे इसने आलोचना कर दी। नेक्स्ट बंदा कौन है, मैकफर्सन। इसने बोला कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके से वर्ग का विभाजन करने की बात कर रहा है ये, है ना, किसकी बात कर रहा है ये, असमानता को, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है ये, विभाजन करने की बात कर रहा है ये। क्यों, क्योंकि मैकफर्सन कहता है कि ये बोलता है गरीबों में गरीबों को देखो, एक गरीब ये, इस तरीके से ये बोलता है क्लासेस में डिवाइड कर रहा है सोसाइटी को इस तरीके से, तो ये क्रिटिसाइज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका नोजिक। नोजिक क्या कहता है, नोजिक कहता है कि जो रोल्स का सिद्धांत है ये इसको अस्वीकार करता है। नहीं भाई, ये जो रोल्स है ये भेदभाव कर रहा है ना, जो अमीर है गरीब है, कम टैक्स ये टैक्स, इस हिसाब से क्या कहता है नोजिक, इसका आलोचना करता है। नेक्स्ट है आपका सामुदायिकवादी यानी कम्युनिटेरियन एक थिंकर है आपका माइकल वोल्जर और सैंडल। माइकल वोल्जर और सैंडल, नाम है भाई सैंडल, ठीक है। इन दोनों ने इसकी आलोचना करी है। आलोचना किस बेस पे करी कि रोल्स हमें परंपराओं और आकांक्षाओं से अलग करता है, हमारी परंपराएं क्या चल रही है, कस्टम क्या चला आ रही है, उससे ये हमें अलग करता है। नेक्स्ट कौन है, नारीवादी सुसन ओकिन। ये नारीवादी जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं ये, इन्होंने क्या कहा कि इस बेस पे इन्होंने आलोचना करी है कि कहीं पे भी जॉन रोल्स ने पितृसत्ता, पेट्रियार्की सिस्टम, पेट्रियार्की सिस्टम का मतलब होता है कि एक घर के अंदर पुरुष प्रधान, पिता, उसका संपत्ति उसके पुत्र का, उसके संपत्ति भी उसके बेटे का हो जाएगा, जिसमें महिलाओं को कोई राइट्स नहीं होता। इसलिए फेमिनिस्ट जो थिंकर है यहाँ पे सुसन ओकिन, इन्होंने ये कहा कि इसने कहीं पे महिलाओं की बातें तो करी नहीं अपनी थ्योरी के अंदर, है ना, इसलिए नारीवादी ने इसकी आलोचना करी है। पितृसत्ता के आधार पे, श्रेय विभाजन के आधार पे, गृहस्थी के आधार पे, है ना, इसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इन सब थ्योरीज के ऊपर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रोल्स थ्योरीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय किसके, ब्रायन बेरी हो गया, है ना। फाइंडिंग द ग्रुप विद द लीस्ट कन्वीनियंस, हम कैसे ढूंढेंगे भाई, है ना, ये बता रहे हैं यहाँ पे। फिर नॉर्मन बेरी वाला यहाँ पे हो गया। सबसे जल्दी जल्दी ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाओ साथ ही साथ, है ना। और एक बात आपको और कहूँगा मैं, ये जो आपको मैं नोट्स दिखा रहा हूँ आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये मैकफर्सन हो गया, डिजायर्स के बेस पे इसने नोजिक ने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इसकी थ्योरीज को, नोजिक ने रिजेक्ट कर दिया, चल भाई खराब थ्योरी है इसका ये, है ना। क्यों, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रहा है, ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये बताना है सब इसके द्वारा किस तरीके से थ्योरीज का क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। तो इंट्रोडक्शंस, फिर थ्योरी का मेन थीम आएगा जो लोग की थ्योरी का बता रहा हूँ, देन लास्ट में इसका क्रिटिसाइज करोगे और लास्ट में आप बताओगे इसका कंक्लूजन। उसे कंक्लूजन में लिखेंगे क्या हम भाई, ऐसा मत सोचना भाई, आपको वही लिखना है जो आपने ऊपर लिखा है, बस उसका निचोड़ लिखना होता है। एग्जाम में कैसे लिखते हैं इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको देखना, आप जरूर देखना भाई, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट थ्योरी हमारा न्याय के अधिकारिता का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, ये रॉबर्ट नोजिक के द्वारा दिया गया है। इसके बुक का नाम है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। क्या नाम है, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है, याद रहे, ठीक है। इसके बुक का नाम क्या है, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो इस बुक के अंदर इसने दिया है ये थ्योरी। इसका ये कहना है कि सोसाइटी के अंदर जो इंसान जिस वस्तु का अधिकारी है, यानी कि जो इंसान जिस चीज़ का हक रखता है उसको वो मिलना चाहिए। पहली बात तो ये करता है। एंड जो सेकंड क्या कहता है, ये कहता है कि जो प्रोडक्शन के लेवल पे इनइक्वालिटी है ना, कोई प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, कोई गरीब इंसान कोई कम कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसमें जो असमानता है ये ऐसे ही रहेगी। क्यों, कि किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, किसी के पास कम है, और ऐसे में इसको चाहे कि नहीं भाई जो अमीर है वो भी बराबर करे, गरीबों को इतना ही करे, गरीब अमीरों को इतना करने लग जाए, ऐसे इसको बराबर करने की कोई सोचे या कोशिश करे तो ये बहुत ज़्यादा घातक होगा। घातक मतलब इससे क्या होगा, जो अमीर लोग हैं वो कहीं ना कहीं विद्रोह कर देंगे या गरीब कर देंगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये रहेगी ही, ठीक है, इसको ये जस्टिस कहते हैं, रॉबर्ट नोजिक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहते हैं ये अधिकार को लक्ष्य के अनुसार निर्धारित करना है।
यानी कि में फुल कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन जो जीतेगा, इसका मतलब ये होगा कि जो इंसान ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, अपने प्रोडक्शन ज़्यादा माल बेचेगा, जैसा बिल्कुल ठीक हो, उसमें स्टेट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। स्टेट इंटरफेयर नहीं होगा, सोसाइटी जैसा चल रही है इंसान अपने आप चलाएगा। ठीक है, स्टेट इंटरफेयर करेगा तो लिबर्टी कहीं ना कहीं खतरे में आएगी, इससे इंसान का जो जस्टिस है वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 राइट्स इन्होंने दिया। अब इसके बाद इन्होंने ये कहा कि स्टेट जो है वो मिनिमम काम करेगा, सिर्फ लोगों को प्रोटेक्शन देगा, बस बाकी इंसान खुद काम कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन 3 ये बात करी। और इसके बाद इन्होंने अब एक काम जो इन्होंने ये कहा, इन्होंने क्या कहा, रॉबर्ट नोजिक ने अपने सिद्धांत को, अपने प्रिंसिपल जो इन्होंने दिए हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले को कहा ऐतिहासिक सिद्धांत, दूसरे कहा साध्य मूलक सिद्धांत। यहाँ पे रॉबर्ट नोजिक ये कहते हैं किसमें, हिस्टोरिकल थ्योरी के अंदर, कि एक इंसान के उसके कल के काम के कारण आज कोई असमानता आई है तो ये गलत नहीं है। अब मान लो कि मैंने कल बहुत मेहनत किया और आज मैं अमीर बन गया, है ना, अब इंसान गरीबी रह गए कुछ, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो अपने मेहनत से अमीर बनाऊं। तो इस कंडीशन में स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो मेरे रिसोर्सेज को छीन ले और गरीबी में बांट दे। ठीक है, ये कौन कहता है, हिस्टोरिकल थ्योरी के अंदर रॉबर्ट नोजिक कह रहा है। ठीक है, साध्य मूलक का मतलब क्या होता है, अब मान लो कोई भी एक स्टेट है ना, अब कोई एक ऐसा कानून बनाए और उस कानून के द्वारा वो एक लक्ष्य तय कर ले कि इस लक्ष्य तक जाना है और सभी लोगों को ये कानून पालन करना होगा, जैसे भी चाहे बस पालन करना होगा। तो इस कंडीशन में राज्य की तानाशाही आएगी, तो स्टेट इंटरफेयर ना करे। तो साध्य मूलक कानून का मतलब क्या हुआ, राज्य कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या लोगों को चलने के लिए विवश मजबूर करता है। ठीक है, तो ऐसे में अन्याय उत्पन्न हो सकता है क्योंकि इसमें राज्य का हस्तक्षेप होगा, तो राज्य इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो 2 है दोस्त, है जो साध्य मूलक प्रिंसिपल है, इसमें जो स्टेट का जो इंटरफेयर हो रहा है उसको मना करने की बात करते हैं तभी जस्टिस होगा, है ना। और जो हिस्टोरिकल आपका जो थ्योरी है इसके अंदर ये बात करते हैं, जो मैंने अपने कल, है ना, जो मैंने इतिहास में जो अर्न किया है और जो मेरे पास आज उसके वजह से आया है, तो ये जो डिफरेंसेस आया है 2 लोगों के बीच में, तो ये जायज़ है। क्यों, क्योंकि एक इंसान ने बहुत मेहनत करी है, एक इंसान ने मेहनत नहीं करी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोलते हैं वो जस्टिस है, ये नहीं कि उसका रिसोर्स को छीन लो गरीबी में बांट दो। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इनका मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। देखो फर्स्ट में ये बात क्या कर रहे हैं ना, ये इनजस्टिस तब होगा जब इंसान का भाई कोई भी ऐसा जो जिसका वो हकदारी है, उसका सिर्फ उस पर ही राइट है और वो किसी और को दे दिया जाए। है ये अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट इन इक्वलिटी टू लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वही वाली बात आ गई यार, है ना, कि अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे जो भी इनइक्वलिटी है अब उसको ठीक करने की बात करी जाए तो भाई ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं हो सकता। थर्ड में क्या कहा था, जो स्टेट का जो रोल है वो क्या, मिनिमल, यानी दोस्तों मिनिमम रोल होना चाहिए, मैक्सिमम काम इंसान खुद कर लेंगे। एंड नोजिक्स का जो थ्योरी रहा वो आपको थ्योरी बताना है, क्या क्या रहा, हिस्टोरिकल थ्योरी और एक्यूमुलेटिव थ्योरी। तो हिस्टोरिकल में इंसान ने जो अपने कल में जो कमाया है उसको आज छीना नहीं जा सकता, उसकी मेहनत की कमाई है वो, एंड इसके वजह से कोई भी डिफरेंसेस आया है 2 ग्रुप के बीच में तो ये जायज़ है ना। तब भाई ये देखो नोजिक क्या है, ये लिबरलिस्ट है, उदारवादी। क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि जो बिजनेसमैन है, जो पैसा कमा रहा है ना, और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ सकता है, राइट है उसका। वैसे ही दोस्त रॉबर्ट नोजिक का एक दोस्त रहा है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर मतलब क्या कहा, उसने कहा कि 2 प्लांट लगाए गए हैं, एक प्लांट में पानी डाल रहा है, दूसरे प्लांट में पानी डाला जा रहा है, इक्वल पानी डाला जा रहा है। एक प्लांट बहुत तेज़ी से बड़ा हो गया, एक प्लांट की रूट बहुत कमजोर थी, वो मुरझा गया वहीं पे। सेम यही कंडीशन इंसान पे भी है। दोनों इंसानों यानी सभी ग्रुप्स को स्टेट इक्वल प्रोटेक्शन देता है, सभी को इक्वल रिसोर्सेज देता है। जो इंसान तेज होता है, हुनर होता है, कैपेबल होता है, वो आगे बढ़ जाता है। अब जो इंसान नहीं होता वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। और जो इंसान ऐसा आगे नहीं बढ़ भी सकते हैं, स्टेट को उनको हेल्प करना भी नहीं चाहिए, उनको मर जाना ही अच्छा है। हर्बर्ट स्पेंसर ऐसा कहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्यूमुलेटिव थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी लॉ या कानून स्टेट इंप्लीमेंट करे और सभी लोगों को बोलो कि इस लॉ को फॉलो करें, सभी लोग फॉलो करो ये। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, स्टेट डिक्टेटर बन जाएगा, तो स्टेट का इंटरफेयर हो जाएगा वहाँ पे। तो एक्यूमुलेटिव थ्योरी के अंदर क्या बोलता है ये नोजिक कि स्टेट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और हिस्टोरिकल थ्योरी का अंदर बोलता है ये कि जो इंसान ने कल अपना अर्न किया है मेहनत के द्वारा, उसके वजह से आज कोई डिफरेंसेस आया 2 ग्रुप्स के अंदर, तो ये भी जायज़ है। आई होप दोस्त आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो दोस्त किस तरीके से हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने सभी थिंकर्स के व्यूज़ देखे, फिलोसफर्स के व्यूज़ देखे, और साथ ही हमने ये बात किया कि किस तरीके से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, है ना। इसमें देखा था ना हमने किस तरह के इसको 2 पार्ट्स में, प्रोसीडरल में बांटा गया, एलिमेंटल में डिवाइड किया गया, एंड लीगल में, सोशल
जस्टिस में, है ना, ये देखा हमने। तो उसके बाद देखा हमने इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी के अंदर हमने ये देखा कि किस बेस पे जो रिसोर्सेस है उसका एलोकेशन किया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ये देखा हमने। देन आगे चलकर हमने ये देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कि किस तरीके से जस्टिस थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ एंशिएंट पीरियड के अंदर, मिडिएवल एंड मॉडर्न में। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, थ्योरी ऑफ जस्टिस किसका, जॉन रॉल्स के द्वारा। एंड जो 3 प्रिंसिपल हमारे रहे, कौन कौन से 3 प्रिंसिपल रहे, याद हो गया ना आप सभी को। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, सेकंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, एंड थर्ड री एलोकेशन ऑफ इनकम। क्लियर है आप सभी का, है ना। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में एक बुक आई थी, उनमें इन्होंने दिया था ये। एंड नेक्स्ट हमने देखा रॉबर्ट नोजिक के जस्टिस थ्योरी, जिसके अंदर हमने देखा था कौन कौन से हिस्टोरिकल और एक्मुलेटिव थ्योरी में डिवाइड किया गया था, ऐतिहासिक और क्या साध्य मुल्क, दोनों में डिवाइड किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों पूरा आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो पहले जब भी आप एग्जाम में लिखो तो इंट्रोडक्शन, फिर थिंकर्स के व्यूज, फिर मेन थीम एंड कंटेंट लिखने के बाद सभी जो कंटेंट लिख दोगे आप, तो लास्ट में एक मूल्यांकन दो, है ना। मूल्यांकन मतलब होता है जिसमें आप टॉपिक क्रिटिसाइज भी कर रहे हो और अपने सजेशन भी दे रहे हो। लास्ट में आप दे दोगे एक कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, लास्ट में कंक्लूजन पे आना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी हो गया आपका, लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, राइट, सभी टॉपिक्स के वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट की लिंक है, बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, आप वहाँ पे जाए और एक एक सभी वीडियोस को देखें। नोट्स की लिंक वो भी मिल जाएगी आप सभी को, सभी कुछ आप सभी के लिए दोस्त अवेलेबल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थोड़ा लाइक करना यार, सभी जगह शेयर करना। आप सभी के लिए ऐसी मेहनत में करता रहूँगा भाई, प्लीज़ शेयर करना इसको, सब जगह आप की तरफ फैला दो इस वीडियो को, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। ठीक है, चलिए, लाल लाल बटन दिख रहा होगा आपको, लाल लाल बटन साइड में दिख रहा होगा, इधर यार साइड में, उसको दबा दो, अभी फटाफट दबा दो और बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि मेरा जो दिल है ना ये पॉप पॉप करेगा। क्यों? क्योंकि आपने बेल आइकन ऑन कर लिया है, जैसे मैं वीडियोस डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नोट्स वगैरह के लिंक, सभी जितने भी यूजफुल लिंक्स हैं वो लिंक के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। स्लाइड जो मैंने आपको दिखाया आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी और टॉपिक के साथ। अपना प्यार यहीं बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।